गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, रात के 9 बजे करंट अफेयर वाले सेशन में। तो बच्चे देखिए, आज से आपके लिए सेशन में कुछ नया जो है ऐड किया गया है। अभी आपने 2 दिन पहले हमारी चैनल पे एक वीडियो देखा होगा नेवी से रिलेटेड, इंडियन नेवी का जो आपका ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो बल्क में वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। साथ ही में ये है कि किसी भी एक स्पेशल ट्रेड के लिए वैकेंसी नहीं है। जितने भी आपके आईटीआई के ट्रेड हैं सभी लोग आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम बच्चे आपका 2 या 3 महीने में अगर होता है तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो उसे ध्यान में रखते हुए साथ ही में आपका जो सेल का एग्जाम है, पीजीसीएल की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये जो आपके वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है तो आपके पिछले 1 हफ्ते की होती है। ठीक है, लेकिन बच्चे जो एग्जाम आपके अगले 2 या 3 महीने में या फिर अगले ही महीने जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है पिछले 6 साल का, पिछले 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज से जो आपकी वीकली करंट अफेयर की क्लास होगी इसमें आपको पूरे हफ्ते का निचोड़ तो मिलेगा ही, पूरे हफ्ते की जो बेस्ट न्यूज़ होंगी वो तो आपको मिलेंगी। साथ ही में हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर जो है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसे रिवाइज कर लेंगे, यही एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, चलिए फिर तैयार हो जाइए आज के डोज के लिए। सबसे पहला प्रश्न या फिर सबसे पहली न्यूज़ आपको याद रखनी है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा राज्य कहाँ पे? भारत के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा सा स्टेट है बच्चे जिसका नाम है त्रिपुरा। इसकी कैपिटल है अगरतला। इसके अगर पड़ोसी देशों को आप लोग देखें, एक तरफ जो है आपका बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भी आपका बांग्लादेश है, तीसरी तरफ भी आपका बांग्लादेश है। तो इसकी यही खास बात है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, आपका पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, पूरा हो गया, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा आपका त्रिपुरा है और इसके उत्तर में जो है आपका असम है। ठीक है, तो इस स्टेट को याद रखना, इस राज्य के द्वारा, त्रिपुरा के द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को। ठीक है, नियुक्ति से प्रश्न है, अपॉइंटमेंट से प्रश्न है, तो याद रखना सौरव गांगुली। अगला प्रश्न बन रहा है, किस देश ने दुनिया के पहले मीथेन संचालित रॉकेट, जिसका नाम इन्होंने रखा है जूके 2। ठीक है, जूके 2 क्या है? एक रॉकेट है, और रॉकेट मतलब जानते हैं ना, रॉकेट दिवाली में जो जलाया जाता है वो वाला रॉकेट नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपके स्पेस शटल भेजे जाते हैं, इसमें जो है आपके मिसाइल भेजे जाते हैं, इसमें जो है आपका सैटेलाइट भेजा जाता है। ठीक है, तो इसे जो है इसीलिए लॉन्चिंग व्हीकल भी कहते हैं और इसे प्रक्षेपण यान हिंदी में कहा जाता है, प्रक्षेपण यान, और वैसे इसे जो है हम सरल भाषा में रॉकेट कह देते हैं। तो एक ऐसा रॉकेट जिसे कि मीथेन से चलाया जाएगा, मतलब कि इसमें ईंधन के रूप में मीथेन का इस्तेमाल किया जाएगा, दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है, नाम रखा गया है जूके 2। तो ये बनाया किसने है, कौन सा कंट्री है ये? तो ये देश है बच्चे चाइना। ठीक है, चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये मिला है इस बार भारत के खिलाड़ी को, और रेसलिंग यानी कि कुश्ती, मतलब कि कुश्ती की खिलाड़ी होंगी। ठीक है, तो इनका नाम बच्चे याद रखना, इनका नाम है अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल को 2023 का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, नई नई खिलाड़ी है, पिछले 1-2 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपनी खेल में। ठीक है, कुश्ती में, तो इनका नाम आपको याद रखना है अंतिम पंघाल, और इनका खेल भी याद रखना है। ये जो है एक भारतीय रेसलर हैं, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा घोषणा की गई थी अभी 3-4 दिनों पहले कि भारत कौन से वर्ष तक पहली बार भारतीयों को, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। तो इसरो ने क्या बताया बच्चे, कब तक जो है आपके इंडियंस कहाँ पे जाएंगे? चांद में जाएंगे। जैसे कि आप एक प्रश्न पढ़ते होंगे ना कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति, जिसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, उसी तरीके से भारतीयों को भी तैयार किया जा रहा है इसरो के द्वारा कि उन्हें जो है चांद पे भेजा जाएगा। और कब तक भेजा जाएगा ये आपको याद रखना है, 2040 तक। ये जो योजना बन रही है बच्चे इसरो की, इसे पूरा किया जाना है 2040 तक, 2040 तक। अभी वर्तमान में 4 इंडियन एयरफोर्स के, भारतीय वायुसेना के 4 पायलट हैं जिन्हें की तैयार किया जा रहा है, जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि उन्हें जो है किस तरीके से मून अगर पहुंचना है, ठीक है, तो उन्हें कैसे ट्रेन किया जा रहा है, उसके लिए 4 जो है इंडियन एयरफोर्स के पायलट को चुना गया है। तो याद रखना 2040 तक।
अगला है, कौन से शहर ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पठन गतिविधि का मतलब क्या है? एक साथ किताबों को पढ़ना, ठीक है। तो बच्चे रीडिंग एक्सरसाइज, लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी किया करके जो है आपका इनमें से किसी एक शहर में ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसकी प्रशंसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसीलिए थोड़ा सा ये आपका न्यूज़ में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एसपी कॉलेज, अब ये एसपी कॉलेज कहाँ पे है? ये है पुणे में, ठीक है। एसपी कॉलेज पुणे में लगभग 36,000 पेरेंट्स के द्वारा, लगभग जो है आपका 3,066, ठीक है, लगभग 3,000 जो है पेरेंट्स के द्वारा एक साथ जो है रीडिंग एक्टिविटी की गई। और ये जो है आपका ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इतने नंबर ऑफ ग्रुप इसमें लोग थे, तो इसके कारण जो है आपका ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, इसमें जो है आपके 3,000 लोग इन्वॉल्व थे। जो बच्चे इस कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्हीं के पेरेंट्स के द्वारा ये काम किया गया। तो थोड़ा सा याद रखना है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे बना है? पुणे का एक कॉलेज है जिसका नाम है एसपी कॉलेज, यहाँ पे जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला है आपका, कौन सी बीमारी के उपचार के लिए एक्टोसाइड टैबलेट विकसित किए गए हैं? एक्टोसाइड टैबलेट, इसका नाम याद रखना है, एक्टोसाइड टैबलेट। ये बच्चे भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसके साइंटिस्ट ने मिल करके, और एक जो है आपका एक IDRS लैब है बेंगलुरु में, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लैब है, इन दोनों ने मिलकर के, इन दोनों के साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर के जो है एक्टोसाइड टैबलेट बनाई गई है। तो कौन सी बीमारी के लिए इसे बनाया गया है? देखिए, ब्लड कैंसर है, खून में होने वाला कैंसर है, पेल्विक कैंसर जो कि गर्भाशय के मुख पे कैंसर होता है, ठीक है, यहाँ पे गले का कैंसर है या फिर पेट का कैंसर है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका, अगर आप तस्वीर तो थोड़ा सा पहचान रहे होंगे बच्चे, तो ये जो है आपको एक सर्विकल कैंसर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक पूरा यूट्रस का फोटो दिखाया हुआ है, ठीक है, गर्भाशय का है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि पेल्विक कैंसर का उपचार करने के लिए जो है आपका ये एक्टोसाइड टैबलेट बनाई गई है। तो याद रखना, गर्भाशय कैंसर या फिर पेल्विक कैंसर के उपचार के लिए एक्टोसाइड टैबलेट। अगला है 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है, पीस के लिए दिया जाता है। तो 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को मिला है, ठीक है। 2 लोगों में कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं? एक तो आपको डैनियल बरेनबोइम का नाम याद रखना है, डैनियल बरेनबोइम, और दूसरे जो है आपके अली अबू अवाद। इन दोनों को ही बच्चे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो आपका संघर्ष चल रहा है, जो मसला चल रहा है, उसके बीच में जो है अहिंसक समाधान के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, सुझावों के लिए आपका इन दोनों को 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि कार्यकर्ता, शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद जिन्हें कि ये पुरस्कार मिला है, ये कौन से देश से हैं? तो इसमें बच्चे जो 2 आपके विनर हैं, डैनियल बरेनबोइम, ये तो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, ये हैं अर्जेंटीना के, और अली अबू अवाद जो हैं ये हैं पैलेस्तीन के। कहाँ के? ये फिलिस्तीन या फिर पैलेस्टाइन, ठीक है। ये जो है आपके एक ही देश है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। हिंदी में हम इसे फिलिस्तीन कहते हैं, इंग्लिश में जो है आपका इस तरीके से पैलेस्टाइन लिखा रहता है, ठीक है। तो पैलेस्तीन के हैं ये अली अबू अवाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम कौन सी प्रकार की शादियों को, मैरिजेस को वैधानिक मान्यता देता है? यहाँ पे आपका खबरों में आया है आनंद विवाह अधिनियम। आनंद विवाह अधिनियम या फिर ये जो कानून है, एक्ट है, ये किसकी शादियों को, इनमें से कौन सी प्रकार की शादियों को कानूनी मान्यता प्राप्त करता है? एक तो आपका इंटरकास्ट बच्चे, जो अंतर जातीय मैरिज होती हैं, फिर आपका इंटरफेथ जो कि एक धर्म से दूसरे धर्म में की जाती हैं, फिर आपका सिख जो मैरिज होती है, सिख जो लोग हैं उनके द्वारा जो शादियां की जाती हैं, फिर आपका हिंदू मैरिज, ठीक है। तो इसमें से आपको याद रखना है कि जो आनंद विवाह अधिनियम है, जो सिखों के द्वारा जो शादियां की जाती हैं, जो उनके आपके वेडिंग से रिलेटेड विवाह अनुष्ठान होते हैं, उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करता है। 2012 में आपका आनंद विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था, 2012 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और ये जो है आपका सिख धर्म के लोगों के विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड खबर क्या है कि ये जम्मू कश्मीर में आपका लागू किया गया है, इसे आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन हैं? अब राम मंदिर बच्चे आपका जो अयोध्या में बन रही है, ये आपका
ऐसी मान्यता है या फिर ऐसा जो है आपका बताया गया है कि जनवरी में आपका बन जाएगा। जनवरी 2023 जो 2024 में ये बन करके तैयार होगा, तो इसे जो है आपका इनोग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अभी जो इसका काम चल रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड हुई हैं, उसी के कारण जो है आपका ये खबरों में रहा है लगातार। तो ये जो मंदिर बच्चे बन रहा है अयोध्या में, इसे एक ट्रस्ट के द्वारा जो है एक ट्रस्ट के देखरेख में बनाया जा रहा है, जिस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। ठीक है, इनके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। तो इसके कोषाध्यक्ष का नाम आपको पूछा है, कोषाध्यक्ष का नाम थोड़ा सा याद रखना, गोविंद देवगिरी, गोविंद देवगिरी। अगला है खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है। खेलो इंडिया गेम्स, अब खेलो इंडिया गेम्स कब होंगे, 2024 में होंगे। ठीक है, और इसमें जो है पहली बार इनमें से एक खेल को शामिल किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया गेम्स बच्चे पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना स्क्वैश को। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में होंगे, अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये भी अभी आपका 2-3 दिनों पहले ही अनाउंस हुआ है कि तमिलनाडु में इनका आयोजन किया जाना है, तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखना बच्चे तमिलनाडु में इनका आयोजन किया जाना है। खेलो इंडिया गेम्स 2024 अगले महीने होंगे, जनवरी फरवरी में आपके खेले जाएंगे 2024 में। और कहाँ पे खेले जाएंगे, तमिलनाडु में। और इस गेम में आपका पहली बार किसी खेल को जगह मिल रही है, किसी खेल को शुरू किया जा रहा है, उस खेल का नाम है स्क्वैश। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी प्रयोगशाला किस देश में है। विश्व की सबसे गहरी प्रयोगशाला जो है आपकी कौन से कंट्री में है बच्चे, रसिया है, चाइना है, यूके है या फिर यूएसए है। ये भी अगेन आपका चाइना है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है, चाइना में प्रयोगशाला। अगला है एकामरा, ये परियोजना का नाम है, यह अभी हाल ही में आपके खबरों में देखी गई थी। ये योजना कौन से राज्य की है। ठीक है, अब ये एकामरा जो आपकी परियोजना है ये किसी एक पूरे नाम का क्या है, संक्षिप्त है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ बच्चे, इसकी फुल फॉर्म देखिए आप, एकमरा श्रेष्ठ एमिनिटीज एंड मॉन्यूमेंट रिवाइवल एक्शन। ये योजना आपकी 2019 में शुरू की गई थी। 2019 में कहाँ पे शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा की जो मंदिरें हैं, उड़ीसा की जो मंदिरें हैं, जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, उनको जो है दोबारा से डिज़ाइन करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उनका पुनरुद्धार करने के लिए, रिजुनेट करने के लिए जो है आपका ये स्कीम चलाई गई है। अभी इस बार जो इससे दोबारा से लॉन्च किया है, तो बच्चे उड़ीसा में एक मंदिर है भुवनेश्वर में, जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। तो ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है ना, ये उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है। तो लिंगराज मंदिर के बच्चे जो परिसर है, लिंगराज मंदिर जो है, इसे दोबारा से जो है रिवैम्प करने के लिए, इसे पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है, पुनर्जीवित करने के लिए जो है इसका ये योजना चलाई गई है। तो याद रखना उड़ीसा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है। अब छत्तीसगढ़ में जो है आपका चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, यहाँ पे कोई जीत करके आया। तो छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो जो यहाँ पे सीएम बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है, विष्णुदेव साय। ठीक है, विष्णुदेव साय इनका नाम है। ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, ये जो है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, इस कम्युनिटी से आते हैं, और ये सीएम बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब विधानसभा बनी तो विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना जाता है। ठीक है, तो विधानसभा का अध्यक्ष बच्चे जिस व्यक्ति को चुना गया है वो ज्यादा चर्चाओं में है, आपका सीएम से ज्यादा चर्चाओं में है। तो व्यक्ति है आपका रमन सिंह। ठीक है, रमन सिंह यहाँ के पूर्व सीएम है, पूर्व सीएम। तो इस बार जो है इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। तो थोड़ा सा नाम याद रखना, रमन सिंह ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम बने हैं उनका नाम है विष्णुदेव साय। अगला है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें से देखिए, एक एयरपोर्ट है जिसे पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अमाउंट जो है दिया गया है इसे डिज़ाइन करने के लिए या फिर इसे नई तरीके से बनाने के लिए। उसके बाद में जब ये बच्चे बन गया है तो उसके बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने का दर्जा दिया गया है। तो ये है आपका सूरत का, यहाँ पे आपको दिख रहा है सूरत हवाई अड्डा। ठीक है, सूरत यानी कि गुजरात, गुजरात में आपका सूरत वाला एयरपोर्ट, इसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मान्यता दी गई है। तो याद रखना सूरत एयरपोर्ट। अगला, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स इनका आयोजन किया गया। इसे आयोजित किया गया कहाँ पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया। दूसरा क्या आपको याद रखना है, इन गेम्स से रिलेटेड आपको बच्चे शुभांकर भी याद रखना है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स,
शुभंकर क्या है, शुभंकर का नाम आपको याद रखना है उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला। उज्ज्वला बच्चे एक स्पैरो चिड़िया को जो है आपका डेडिकेट करती है, चिड़िया को दर्शाती है। तो ये जो है आपका 2023 को जो खेलो इंडिया पैरा गेम है जो पहली बार हुए नई दिल्ली में, उसे जो है आपका शुभंकर उज्ज्वला है, ये आपको इतना याद रखना है। दूसरा, अब ये गेम खत्म हो चुके हैं, तो जब गेम कोई भी चैंपियनशिप खत्म होती है तो उसमें जो है आपका एक पदक तालिका आती है, पदक तालिका में देखा जाता है कि कौन सी टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे इन राज्यों में से जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो है हरियाणा की टीम, ठीक है, हरियाणा की टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे अच्छे सबसे ज्यादा मेडल के साथ में ये पहले नंबर पे है। अगली न्यूज है आपका, कौन सा देश है जो कि 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। ग्रीन टैक्स एक तो आपका किराया होता है जिससे कि आप जो है कोई भी यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किराए के अतिरिक्त जो है टैक्स लगाया जाएगा, कब से, 2025 से, यानी कि अगले से अगले साल। तो कौन सा देश है जो कि ऐसा करने जा रहा है, ऐसा क्यों करने जा रहा है बच्चे, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रीन टैक्स का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के लिए आपका टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। तो ग्रीन टैक्स लगेगा हवाई यात्रियों पर, ठीक है, हवाई यात्रियों पे 2025 से लगाएगा कौन, डेनमार्क। ये जो है आपका एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क, और ये ऐसा करने जा रहा है 2025 से। नेक्स्ट, स्वर वेद महामंदिर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कौन से शहर में किया गया है, कौन से शहर में स्थित है, ये तो आप बताइए, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। आप लोग न्यूज़ तो देखते हैं, न्यूज़ खोल करके बैठे रहते हैं, तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा चल रहा बच्चे। स्वर वेद महामंदिर, इसकी तो पहले खासियत याद रखना, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ठीक है, ध्यान करने के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था अभी, ठीक है, मेडिटेशन सेंटर है दुनिया का सबसे बड़ा, नाम है मंदिर का स्वरवेद महामंदिर। ये लोग आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये उसी के बच्चे, स्वरवेद महामंदिर है कहाँ पे, वाराणसी में, लेकिन वाराणसी आपको देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि एग्जैक्ट जो है आपका जगह का नाम दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली जो जगह है वो है उमराहा, ठीक है, उमराहा वाराणसी यूपी, यहाँ पे आपको ये सेंटर देखने को मिलेगा, ये महामंदिर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लैंडलॉक्ड ग्रुप में अचीवर्स श्रेणी में लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताती हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखिए न्यूज़ क्या है, एक रिपोर्ट आपकी जारी हुई है, मैंने आपको कहा ना साल का अंत है, बहुत सारी रिपोर्टें जो है आपकी लॉन्च की जाती हैं, जारी की जाती है, बहुत सारी रैंकिंग जो है जारी की जाती हैं, उन्हीं में से बच्चे आपका एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लीड्स, ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये है लीड्स, LEADS, इसे हम पूरा नाम पढ़ेंगे इसका, ठीक है, L का मतलब है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये है इसका नाम, ठीक है। अब स्टेट मतलब क्या है आपका, राज्य, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे राज्यों से रिलेटेड है, ठीक है, राज्यों का परफॉर्मेंस दर्शाती है, राज्य कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस राज्य में कितना पोटेंशियल है, कौन सा राज्य जो है आपका बहुत बेहतर कर रहा है, कौन बेहतर कर सकता है, इस तरीके से जो है आपका ये रिपोर्ट निकलती है। इस रिपोर्ट को निकाला किसने है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंत्रालय ये रिपोर्ट निकालता है, ऐसा नहीं कि पहली बार निकल रही है, ठीक है, ये जो है आपका पिछले 2-3 सालों से निकल रही है। तो ये जो है लीड्स नाम की रिपोर्ट आपको याद रखना है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा निकाली जाती है, मंत्रालय का नाम है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, ठीक है, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है। अब इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने ये लॉन्च की है, इनका नाम है पीयूष गोयल। ये बच्चे जो पिक्चर आपको दिखाए ना, पीयूष गोयल हैं, ये जो है कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, ये जो है अभी वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। इनके पास में 2 और मंत्रालय हैं, उपभोक्ता मामला भी है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण भी है, और कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, ठीक है। तो बहुत सारे मंत्रालयों के मंत्री जी ने ये रिपोर्ट जारी की। अब इस रिपोर्ट में जब जारी किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये देखिए पूरी की पूरी रिपोर्ट है बच्चे। अब इस रिपोर्ट में आपके लिए क्या क्या है, आपको क्या क्या याद करना है, पहले तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने देखिए लीड्स 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें अलग अलग कैटेगरी निकाली, कैटेगरी दिख रही है आपको, जो काला काला डार्क डार्क आपको दिख रहा होगा, ये कैटेगरी है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले कैटेगरी निकाली तटीय समूह, मतलब ऐसे राज्य जो कि तटीय
क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। दूसरी इन्होंने कैटेगरी निकाली जिनका कि समुद्र के साथ में कोई लेना देना नहीं है, जो स्थल रुद्ध समूह है, ठीक है, लैंडलॉक्ड स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, जो कि बाउंड्री नहीं बनाते हैं समुद्र के साथ में, ठीक है। ये हो गया आपके। उसके बाद में है उत्तर पूर्व समूह, जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है उसे बिल्कुल भी सेपरेट कर दिया, उसे अलग कर दिया, ठीक है, वो आपका अलग हो गया। केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, वो आपका अलग हो गया। तो 4 ग्रुप बनाए और 4 ग्रुप के अंदर जो है इन्होंने रैंक जारी की। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बचे रैंक होती है वो होती है ये वाली, उपलब्धियां। इसका मतलब कौन से स्टेट ने अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतर काम किया है, ठीक है, सबसे अच्छा काम किया है, वो आता है आपका उपलब्धियां, यानी कि अचीवर्स कैटेगरी में, ठीक है, अचीवर लिस्ट में सबसे अच्छा काम किसने किया है। अब ये अलग अलग समूह में आपका इन्होंने स्टेट को डाला है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो समूह है वो कौन कौन से हैं आपके लिए बच्चे, एक तो ये है स्थल रुद्ध समूह, यानी कि जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं उनमें सबसे अच्छा बेहतर काम किसने किया है, उसमें आपका पहले नंबर पे आपको दिख रहा है हरियाणा। तो एक तो हरियाणा याद रखना, ठीक है। दूसरे आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, आपके लिए है उत्तर पूर्व समूह, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उनमें सबसे अच्छा काम किसने किया, उसमें आपका सबसे अच्छा असम ने काम किया। तो पूरी रिपोर्ट में आपका ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई जो कि जाननी जरूरी है। एक तो लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। अभी इस मंत्रालय के मंत्री जी कौन है, वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि स्थल रुद्ध समूह में पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, हरियाणा है। दूसरा आपको याद रखना है उत्तर पूर्व समूह में पहले स्टेट पे कौन सा स्टेट है, ये आपका असम है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लैंड लॉक्ड ग्रुप, स्थल रुद्ध ग्रुप, ठीक है, की अचीवर श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, अचीवर श्रेणी में आपका लीड्स रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन से स्टेट हो जाएगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा जो है आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आपका एक सम्मेलन है, बस सम्मेलन का नाम आपको याद रखना है। देखिए काशी तमिल संगमम, अब नाम से क्या लग रहा है आपको, काशी यानी कि यूपी की बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है, तमिल यानी कि साउथ इंडिया की बात हो रही है, दोनों का संगम हो रहा है, ठीक है। दोनों का जो है आपका ये एक कॉन्फ्रेंस, एक तरीके का सम्मेलन ही है, ठीक है। तो अभी ये बहुत पुराना सम्मेलन नहीं है, 2022 में जो है आपका पहली बार हुआ था, इस बार जो है आपका दूसरी बार हो रहा है। यही पूछा है कि कौन सी बार हो रहा है, तो ये सेकेंड टाइम हो रहा है बच्चे, दूसरी बार हो रहा है। और ये भी याद रखना कि जो काशी तमिल संगम है इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में, ठीक है, बनारस यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। लेकिन खास बात क्या है बच्चे कि शीतकालीन है, शीतकालीन मतलब समझते हैं ठंडियों में। अब बताते हैं जो आंसर है उसका इन फोटो से कोई ना कोई लेना देना है बच्चे। अगर आप देख करके समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा जो है आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों को क्या है नॉलेज है। यहाँ पे देखिए यह आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, पृथ्वी एग्जैक्ट गोल नहीं है ना, पृथ्वी जो है ऊपर से और नीचे से इस तरीके से चपटी है। ये आपका, मुझसे तो गोल ही नहीं बन रहा है, ये इस तरीके से पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के बच्चे जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो पृथ्वी चपटी होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ठंड ही रहती है, बर्फ गिरी रहती है, ठीक है। तो जो उत्तरी आपका गोलार्ध है या फिर उत्तरी जो पॉइंट है उसे कहते हैं हम नॉर्थ पोल। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के ऊपर जो है आपको नॉर्थ पोल के आसपास जो है आपको एक महासागर दिखेगा जिसे जो है हम आर्कटिक ओशियन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन हो गया, या फिर जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है यहाँ पे एंटार्कटिक जोन होता है, एंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। ये दोनों ही जो है आपके ठंड रहते हैं बच्चे, यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है। बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे आपको इंसान भी देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब 12 महीने इंसान देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे इसमें से आपका जो आर्कटिक जोन है इसके लिए भारत के द्वारा एक वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार इसके लिए वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया है, भारत ने 2008 में हिमाद्री नाम से
एक वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया था आर्कटिक क्षेत्र के लिए, लेकिन ये अभियान सिर्फ आपका गर्मियों में काम करता है, ठीक है। जब तक गर्मी रहती है लोग काम कर पाते हैं, ये काम करता है, उसके बाद में वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने जो है सर्दियों के लिए शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है आर्कटिक क्षेत्र के लिए। तो हुई ना कमाल की बात, ठीक है। पहली बार क्या है तो आपको याद रखना है, आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में बच्चे ये मिलता है आपका भालू, इसे कहते हैं पोलर बियर। क्या कहते हैं इसे? पोलर बियर। ये भी यहीं पे मिलेगा आपको। चलिए अगला है आपका गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस पहले है क्या? गोवा जो आपका स्टेट है बच्चे, स्टेट राज्य है, हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट है गोवा। तो गोवा जो राज्य है ये भारत के साथ आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 1947 में देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद में जाकर के जो है आपका गोवा को आज़ाद करवाया गया। कब? 1961 में। तो जिस दिन भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने गोवा को आज़ाद करवाया, किससे आज़ाद करवाया? यहाँ पे अच्छा ये भी बात है कि यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स का शासन नहीं था, यहाँ पे जो शासन करने वाली जो पार्टी थी, जो शक्ति थी, उसका नाम था पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों का शासन था यहाँ पे। तो बच्चे 1961 को, 1961 को कौन सी आपकी दिसंबर है, कौन सी दिसंबर है आपका? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1961 को ये दिन जो आपका गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन 1961 को इंडियन आर्मी की हेल्प से गोवा को छुड़ाया गया था, ठीक है। गोवा को जो है हमने पुर्तगालियों की चंगुल से छुड़वाया था या फिर आज़ाद करवाया था। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसे जो है आपका आज़ाद करवाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए अब ये घटना चूंकि आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, गोवा को आज़ादी मिलती है, इसीलिए जो है आपका 19 दिसंबर का दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा को भारत में कब जोड़ा गया? 1961 में जोड़ा गया। कहाँ से आज़ादी मिली है गोवा को? गोवा को मिली है पुर्तगालियों से आज़ादी। अगला है मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? मिस्र। मिस्र, इसे इजिप्ट भी कहते हैं इस देश को, ठीक है। तो इजिप्ट में आपका राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तीसरी बार जो है आपका सेम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन करके निकला है। तो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। ये देखिए 2022 में जो आपका रिपब्लिक डे हुआ था, उस टाइम पे इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था कि नहीं बुलाया था, ठीक है। तो ये वही है बच्चे, अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति फिर बन गए हैं। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमारे भारत में खेलों के मामले में, खेलों के क्षेत्र में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? वो है आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है तो ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग टाइटल आते हैं। जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान जिसे हम कहते हैं खेलों में, उसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, 1991 में आपका शुरू हुआ है, ठीक है। अब जो है 2021 के बाद से इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ है। तो 2023 के लिए जो है इनकी क्या हुई है? घोषणा हुई है। हालांकि अभी खिलाड़ियों को दिया नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है। दिया जाएगा कब? जनवरी में, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं ये, तो जनवरी 2024 में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को बुला करके जो है फिजिकली दिया जाएगा। अभी सिर्फ नामों की घोषणा हुई है, तो घोषणा हुई है तो दिया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें बच्चे 2 खिलाड़ियों का नाम है। कितने लोगों को दिया गया है? 2 खिलाड़ियों को। किस किस को दिया गया है? यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न यही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2 लोगों को मिला है उनका नाम बताइए। तो ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं जोड़ी है बच्चे। इन्होंने पिछले साल, इस साल जो है बहुत सारे जो है मेडल जीते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किया है। एक जोड़ी है बैडमिंटन की, इन दोनों का नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। ये दोनों साथ में खेलते हैं, युगल जोड़ी है, पार्टनर है एक दूसरे के। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दोनों को इस साल का 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नाम याद रखना दोनों का। अब एक तो ये कैटेगरी हो गई
जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब इसके बाद में जो आपका दूसरा सबसे बड़ा सम्मान आता है वो है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। कई बार प्रश्न बनता है ना कि अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसलिए आपको सबके नाम याद नहीं हो सकते हैं। तो बच्चे खेल मंत्रालय ने इस बार लगभग 26 खिलाड़ियों को 26 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो पूरे के पूरे 26 क्या याद कर लेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, तो इनको याद रखना, ठीक है। कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जिन्होंने वाकई में बच्चे आपका, वैसे तो बच्चे सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनको कि आपको याद रखना है। जैसे कि मोहम्मद शामी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, इन्हें भी जो है आपका ये दिया गया है, ठीक है। इसमें ये वैसे ये सारे के सारे छांट करके लाए गए हैं, तो किसी एक पर टिक लगाऊंगी आपको लगेगा यही है, ठीक है, यही नहीं है, पूरी लिस्ट आपको याद करनी है, ठीक है। तो खिलाड़ी और खेल, खिलाड़ी और खेल, ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, एम श्रीशंकर एथलेटिक्स लंबी कूद के खिलाड़ी, लंबी कूद के, ठीक है। उसके बाद है पारुल चौधरी एथलेटिक्स धाविका है। आर वैशाली शतरंज से रिलेटेड हैं, ये हमने न्यूज़ में पढ़ा है, इस क्लास में आपने बार बार पढ़ा होगा आर वैशाली का नाम। इनका संबंध किससे है बच्चे? शतरंज से है। ये भारत की ग्रैंड मास्टर बनने वाली तीसरी महिला हैं, ठीक है, तीसरी महिला हैं, तीसरी महिला है। दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है घुड़सवारी से। दीक्षा डागर, इनका संबंध है गोल्फ से। रितु नेगी कबड्डी। हरिपाल, हरिंदर पाल सिंधु स्क्वैश। नरोम रोशिबिना देवी, इनका संबंध है वुशु। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी। प्राची यादव पैरा कैनोइंग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्हें कि अब टोटल 26 खिलाड़ी हैं, पहले तो नंबर याद रखना, ठीक है। और उसमें से भी आपके कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनका खेल कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा एक तो आपका अर्जुन अवार्ड हो गया, एक दूसरा बच्चा आपका कैटेगरी में दिया जाता है, दूसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? ये किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है, ये दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट को। अपने यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में जो है आपका खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा काम किसने किया है खेल को प्रोत्साहन देने में? ये क्या है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, ठीक है, अमृतसर का विश्वविद्यालय है, इसे मिला है आपका पहला नंबर। उसके बाद में दो और को चुना गया है, ये आपका फर्स्ट रनर अप, ये आपका सेकंड रनर अप, ठीक है। जो फर्स्ट रनर अप है वो है आपका एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब की है एलपीयू, ठीक है, ये आपका सेकंड पे है। तीसरे पे है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका थर्ड पे है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी है, इसमें से आपका पहले नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली है 2023 के लिए, ठीक है। तो बच्चे खेल पुरस्कारों से फिलहाल आपको इतना रखना है। अगला है समाचारों में देखा गया बाराकूडा, ये है क्या? बाराकूडा, बाराकूडा क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक बोट है, स्टीम बोट है, बुलेट ट्रेन है, या फिर आपका एयरक्राफ्ट है? तो बाराकूडा याद रखना है, ये जो है आपका सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला एक इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोट है। और खास क्या है इसमें? इसमें ये खास है कि बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी बच्चे इलेक्ट्रिक बोट बनी है हमारे भारत में, उसमें से फास्टेस्ट है, ठीक है, बहुत तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली जो है इलेक्ट्रिक बोट है बाराकूडा। और इसे जो है आप सूर्य की रोशनी से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर इलेक्ट्रिक बोट कह सकते हैं हम इसे, सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर है? खाद्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट आप लोग देखते हैं ना, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में एनसीआरबी ने जो क्राइम्स इन इंडिया नाम से जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो मिलावट होती है वो होती है हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद कैपिटल कहाँ की वर्तमान में? तेलंगाना की, तेलंगाना की। तो पहले नंबर पे है तेलंगाना, दूसरे नंबर पे जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिलावट वाले जो केसेस हैं वो हैदराबाद में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला शब्द, एक शब्द है, आपको बताना है किससे संबंधित है, और आई होप अब पिक्चर देखे तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि क्या है। तो बच्चे शब्द है आपका JN.1, ठीक है,
JN.1 ये वर्ड जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है, या फिर मलेरिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1-2 साल में जो हम लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें कोई भी इस पिक्चर को देखने से इनकार कर सकता है, सॉरी, इसे पहचानने से इनकार कर सकता है ना। तो पहचान गए होंगे सारे के सारे, क्या है ये? कोविड-19 का वायरस है बच्चे। तो ये जो JN.1 आया है, ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है, याद रखना इसे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, ये फिर से कैसे न्यूज़ में आया, कोविड-19 कैसे आपका दोबारा से चर्चाओं में आया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके द्वारा जो है अभी इसी हफ्ते जो अभी गया, ये चल रहा है आपका जो वीक, इसमें इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कहेंगे, नोटिस इन्होंने एक नोटिस जारी किया बच्चे ऑनलाइन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है नोटिस में? इन्होंने कहा है कि कोविड-19 का जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन, ठीक है, उसे कहा गया है पिरोला। ओमिक्रॉन का भी एक वेरिएंट था, ओमिक्रॉन 2 पॉइंट ऐसे कुछ नाम होता है, सारा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ओमिक्रॉन का जो है वेरिएंट है पिरोला का भी जो है एक सब वेरिएंट दोबारा से एक्टिव हो चुका है, जिसका नाम क्या रखा है? JN.1। इसका पहला केस जो है सितंबर 2023 में अमेरिका में मिला, ठीक है। सितंबर 2023 में कहाँ पे? USA में मिला, और भारत में भी जो है आपका पहुंच गया है अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में, 3 दिसंबर 7 दिसंबर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है आपका ये केरला भी पहुंच चुका है, ठीक है। तो पहला केस जो है इसका भारत में भी मिल चुका है, और इसके प्रति भी जो है WHO ने ये चेतावनी दी है कि फिर से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे थे कोविड के दौरान, मास्क लगा रहे थे, डिस्टेंस जो है भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पे जाने से थोड़ा सा कतरा रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, इस तरीके के जो प्रिकॉशंस है वो थोड़ा सा आपको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके केसेस भी जो है आपके लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं वो लगातार जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी चेतावनी जो है किसने दी है? WHO के द्वारा दी गई है। तो ये याद रखना, कोविड-19 का एक सब वेरिएंट है जिसका नाम है JN.1, जो दोबारा से एक्टिव हो गया है। अगली न्यूज़ है आपकी, सरकार के द्वारा भी एक अनाउंसमेंट किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 1991 में 1990-91 में जो है आपका, अब देखिए पहले तो इस न्यूज़ का आपको बैकग्राउंड में समझा देती हूँ कि क्या है बच्चे। भारत में जो नेशनल इनकम है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, वो कैसी नापी जाती है? वो जो है GDP के आधार पर नापी जाती है, ठीक है। GDP, किसी देश की GDP मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक है। अब GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है कि किसी एक साल में हमारे देश की बाउंड्री के भीतर टोटल कितने वस्तुएं बन रही हैं, टोटल कितनी सर्विसेज बन रही हैं। आपको पता है जितनी ज़्यादा वस्तुएं बनेगी इसका मतलब क्या है? वस्तुएं बनेगी तो बिक रही होंगी वो, ठीक है, पैसा आ रहा होगा, ठीक है। अगर सर्विसेज बन रही तो वो भी बिक रही होंगी, वहाँ से पैसा आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है? हम लोग अर्न कर रहे हैं, ये कमाई, ठीक है। तो GDP क्या दिखाता है बच्चे? किसी देश की कमाई को दिखाता है, ठीक है, कितना हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कितनी हो रही है। तो GDP की वृद्धि करने का जो GDP में जो वृद्धि होती है, या फिर जो सर्विसेज बनती हैं, या फिर जो आपकी सेवाएं बनती हैं, या फिर जो वस्तु बनती है, वो अलग अलग सेक्टर में बनती है। अगर हम अभी भारत की मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पे बच्चे 3 सेक्टर हैं, 3 इकोनॉमिक सेक्टर हैं। सबसे पहला जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, जितने भी कल्चर होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। बागवानी, सारी चीज़ें, उसके अलावा पशुपालन जो हो गया वो भी आपका कृषि। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा सेक्टर होता है जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर, जहाँ पे आती हैं आपकी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर तीसरा सेक्टर आता है जहाँ पे कुछ नहीं बनाया जाता है, वहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं। तीसरा जो सेक्टर है उसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र। जैसे कि आप जो है नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप कौन से सेक्टर में जाएंगे? आप जाएंगे यहाँ पे तीसरे वाले में, जहाँ पे सेवाएं दी जाएंगी, तो इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, जैसे कि आपका हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि आपका बैंक हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी अधिकतर सेवा क्षेत्र की जो चीज़ें हैं वो सरकार की ही अंडर में होती है, तो इनके कर्मचारी भी जो है सरकारी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों का बच्चे GDP में अपना अपना योगदान होता है, कोई कितना प्रतिशत देता है, कोई कितना प्रतिशत देता है। तो यही जो है ये न्यूज़ है कि GDP में जो कृषि का योगदान था वो घटा है, ठीक है।
पहले 90-91 में अगर हम देखें सरकार के बयान के अनुसार 1990 और 91 के दौरान 1990 और 91 में जो है आपका पूरे जीडीपी में जो कृषि का योगदान था वो कितना था, 35% था। ठीक है, वो 35% था, वो घट करके आज 2023 में रह गया है 15%। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है वर्तमान में 2023 में। तो बच्चे ये जो है आपका कितना है, 15%, 15%। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। अब यही से प्रश्न आता है कि ये जो वृद्धि, ये जो आपका जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है ये कम जो हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया 3 सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र। तो बच्चे इन दोनों का योगदान बढ़ गया है अब। ठीक है, मैन्युफैक्चर यानी कि इंडस्ट्रीज जो है बढ़ गई हैं, सेवा क्षेत्र में जो है लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो इन दोनों का परसेंटेज चूँकि बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो कृषि का जो परसेंटेज था वो आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा हुआ है कि भारत में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी या फिर योगदान में गिरावट क्यों देखी गई है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन क्या है आपका, ये देखिए, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का जीवीए में जीडीपी में वृद्धि, क्योंकि इनका परसेंटेज जो है, इनका योगदान बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली जो कृषि का योगदान था वो कम हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 15% आज के टाइम पे है। अगला एक पुरस्कार है बच्चे जो आपको याद रखना है, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर जिसने लगातार तीसरी बार FIH का मतलब है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है या महासंघ है किस चीज़ का, हॉकी का। तो इनके द्वारा हर साल जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार भी इन्होंने जो है पुरस्कार दिए हैं, FIH पुरस्कार के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो बच्चे इन्होंने इस बार जो पुरस्कार दिए हैं उन पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार जो है वो इंडिया के हाथ लगे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो गोल कीपर ऑफ द ईयर है, गोल कीपर ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है सविता पुनिया को। ठीक है, ये जो है इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है, इस वक्त कप्तान है। ठीक है, तो सविता पुनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। साथ ही में जो प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है भारत के हॉकी टीम के मिडफील्डर, नाम है हार्दिक सिंह। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, हार्दिक सिंह को बच्चे पुरुष IFH का प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है और सविता पुनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है। दोनों जो है पुरस्कार मिले हैं भारत के खिलाड़ियों को। चलिए, अब यहाँ तक तो आपकी पिछले हफ्ते की न्यूज़ हो गई खत्म। अब जल्दी जल्दी से जो है इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज ये जो है आपका पिछले 1 साल का, जनवरी से शुरू करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू की जाने की घोषणा की गई थी 2023 में। ठीक है, अब ये अगले साल से दी जाने शुरू होंगे। इसमें टोटल कितनी श्रेणियाँ हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय जो सिविलियन अवार्ड दिया जाते हैं ना, ठीक है, वह जैसे आपका पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्मश्री होता है, इसमें 3 कैटेगरी होती है। वैसे आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे और इसमें आपकी 6 कैटेगरी होंगी। कितनी होंगी, 6 कैटेगरी, इसे याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किसने रेमन मैक्स से 2023 का पुरस्कार जीता था। तो ये भी आपका पुरस्कार है बच्चे। ठीक है, इसमें आपको व्यक्ति का नाम याद रखना है, रवि कनन। 2023 का रेमन मैक्स से पुरस्कार रवि कनन के द्वारा जीता गया था। अगला है 2018, अच्छा ये फिल्म का नाम है। अभी जो 2024 है, 2024 आने वाला साल, इसमें जो है आपका फिर से ऑस्कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑस्कर के लिए जो है भारत की तरफ से एक ऑफिशियल एंट्री या फिर एक ऑफिशियल मूवी भेजी जाती है, जैसे कि इंडिया के द्वारा भेजा जाता है। तो इस बार जो ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर में भारत की तरफ से, उस मूवी का नाम है, उस फिल्म का नाम है, कहाँ गई आपकी फिल्म, ये रही, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ये जो है फिल्म है, इसको जो है भेजा गया है ऑस्कर के लिए, भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा कौन सी भाषा में, ये जो मूवी है ये कौन सी भाषा में बनी हुई है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, मलयालम में। तो देखने से तो आपको लग रहा है इंग्लिश में बनी होगी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, लेकिन बच्चे ये जो मूवी है ना, ये आपके केरल में जो बाढ़ आती है उससे रिलेटेड है। तो केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, मलयालम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये फिल्म जो बनी है ये मलयालम भाषा में बनी है, याद रखना। केरल की बाढ़ पे आधारित है, 2018 में जो आई थी। बाढ़ के जो सर्वाइवर होते हैं, ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो फंसे हुए लोग होते हैं वो कैसे जो है वहाँ पे बचते हैं, उनकी एक कहानी है। तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इस मूवी को जो है भेजा गया है 2024 ऑस्कर के लिए, मलयालम भाषा की मूवी है।
अगला है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जब ये बन करके तैयार होगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अभी सबसे पहले नंबर पर कौन है बच्चे? अभी जो है आपका मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, गुजरात में है, वो आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, तो जब ये बन करके तैयार होगा, नाम है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। कहाँ पे बन रहा है ये? जयपुर में। अगला, डूरंड कप 2023 किसने जीता है? डूरंड कप 2023 किसने जीता है? डूरंड कप पहले तो ये याद रखना कौन से खेल का है। डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और ये भारत के जो फुटबॉल क्लब हैं उनके बीच में खेला जाता है। तो इस बार जो है भारत के जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मोहन बागान, ठीक है, इन्होंने जीता है, मोहन बागान सुपर जायंट। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? प्रोबा 3 मिशन, प्रोबा 3 ये बच्चे भारत के द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा, इसरो का जो रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, लेकिन प्रोबा 3 हमारा नहीं है। मतलब क्या है? ये बच्चे आपका रॉकेट है। ठीक है, इस तरीके से आपका रॉकेट है। अब रॉकेट का जो हेड होता है इस पे आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई सैटेलाइट रखा होता है या फिर कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय कोई स्पेस में जो है हमें कोई भी चीज़ ले जानी है, वॉर हेड है, ठीक है, कुछ तरीके से किसी पे हमला करना है, मिसाइल है, कुछ भी चीज़ जो है आपकी यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबा 3 जो मिशन है वो यहाँ पे जाएगा। ये आपका एक सैटेलाइट है और इसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल होगा वो इंडियन होगा। ठीक है, ये जो है इसरो का होगा, तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये प्रोबा 3 मिशन है किसका है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यानी कि ईएसए का। तो इसे याद रखना, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। और प्रोबा 3 मिशन था किसका? ये था यूरोप का। अगला है कखोव का बांध जो खबरों में था किस देश में है? कखोव का डैम, इसे जो है क्या हुआ है? क्षति हुई है एक युद्ध के दौरान। युद्ध कहाँ पे हो रहा है? आपका रसिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें यूक्रेन ने यह इल्ज़ाम लगाए हैं रसिया पे कि उन्होंने जो है बम से उड़ाए हैं इनका डैम जिसका नाम है कखोव का डैम। ठीक है, तो कखोव का डैम बच्चे था कहाँ पे? यूक्रेन में। ये आपको याद रखना है, कखोव का डैम यूक्रेन में है। अगला है वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिलिनेक्स 2023 का संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं बताना है, बस इतना याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो सालाना समुद्री अभ्यास होता है, अभ्यास भी कई प्रकार के होते हैं ना, एक आपका वायुसेना वाला अभ्यास होता है, एक आपका थल सेना वाला अभ्यास होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री अभ्यास होता है उसका नाम है सिलिनेक्स। ठीक है, आसान है याद करने में, सिलिनेक्स, श्रीलंका के बीच में, इंडिया के बीच में। तो सिलिनेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन जो है इस बार कोलंबो श्रीलंका में किया गया, कोलंबो श्रीलंका में। अगला है मिष्टी, मिष्टी का पूरा नाम। अब मिष्टी का पूरा नाम बचे, मिष्टी में सिर्फ एक शब्द है जो कि आपको याद करने लायक है और आपको यही याद रखनी है। या मिष्टी शब्द आप देख रहे हैं, मिष्टी फुल फॉर्म है। ठीक है, मिष्टी का फुल फॉर्म देखिए, एम का मतलब है मैंग्रोव, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। अब देखिए मैंग्रोव इनिशिएटिव, यहाँ पे ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि मिष्टी योजना इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मैंग्रोव वनों को बचाने से। बस इतना याद रखना कि मिष्टी में एम का मतलब क्या है बच्चे? मैंग्रोव। मैंग्रोव एक प्रकार के जंगल हैं जो कि खारे पानी में या फिर समुद्र का जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत आसानी से उग जाते हैं ये पेड़। ठीक है, इनकी जो खासियत होती है गलते नहीं है खारे पानी में, बहुत अच्छे से बहुत ताकत से जो है वहाँ पे खड़े रहते हैं और बहुत सॉलिड होते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है बहुत क्या होती है? यूजफुल होती है। ठीक है, तो बहुत मजबूत लकड़ी के पेड़ होते हैं, इनकी खासियत होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इन्हें बचाने के लिए आपका केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है जिसका नाम है मिष्टी योजना। अगला, सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब इस बार जो है चूंकि ये भारतीय को मिला है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है बच्चे CR राव को। ठीक है, ये मिला है CR राव को। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसमें आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है और इनका थोड़ा सा खेल याद रखना है। खिलाड़ी का नाम है अमन सहरावत। ठीक है,
अमन सहरावत का नाम याद रखना बच्चे, ये जो है कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान में जिसका नाम है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, उसके कारण आपको इनका नाम याद रखना है, अमन सहरावत कुश्ती। अगला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा पर लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है। जैसे बच्चे हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वैसे ही आपका यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए, ठीक है। ईएसए के द्वारा बृहस्पति ग्रह जैसे अपना पृथ्वी है वैसे ही जो है पृथ्वी का एक पड़ोसी है उसका नाम है बृहस्पति ग्रह, ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति का भी अपना चांद है, इसके सबसे अभी जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चांद है। तो बृहस्पति के चांद की जो है अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है ईएसए ने। तो उस मिशन का नाम आपको बताना है। तो जैसे जे से होता है आपका जुपिटर, ठीक है, जे से जुपिटर होता है, तो जे से आपको ज्यूस याद रखना है। इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है ज्यूस मिशन, ठीक है, याद रखना ज्यूस मिशन। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ से सिंपल से याद रखना कि मिर्चा चावल कहाँ से रिलेटेड है। मिर्चा चावल का संबंध है बिहार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बच्चे अपने स्टेट में अपने राज्य में सबसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए एक स्टेट को जो है पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और स्टेट कौन सा है ये, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी, पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मिला है कर्नाटका को। अगले किताब का नाम है, आपको राइटर का नाम बताना है। किताब का नाम क्या है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। सचिन के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर यह बुक लॉन्च हुई थी। किसने लिखी है ये आपको बताना है, किसके द्वारा इसे लिखा गया है। पहले तो किताब का नाम याद रखना, ठीक है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। राइटर का नाम याद रखना, ये जर्नलिस्ट है, इनका नाम है बोरिया मजूमदार, ठीक है, इन्होंने लिखी है सचिन के लिए, सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो है आपकी किताब है सचिन @50। तो ये अभी रिसेंट बुक लॉन्च हुई है, तो आपको याद रखना है। तो इतने जो है क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ये प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, जो आपका क्योंकि अभी 1-2-3 महीने में आपके सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे सभी में। अभी तक तो ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपका टेक्निकल हो। हर एग्जाम में 10, कहीं पे 20 नंबर का, कहीं पे सिर्फ 10 सेल वाले पेपर में आप लोगों ने देखा होगा 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है, 10 नंबर का स्पेशली जो है करंट अफेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चे, ठीक है। क्लास को देखा करिए और वहाँ पर जो है अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर करिए, कॉमेंट करा करिए, ठीक है। और अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है तो बाकी बच्चों के साथ में शेयर करेंगे किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।